तो आज सेकंड लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। सेकंड लेक्चर में अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्केन्स। तो एल्केन्स हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। तो अब कुछ इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चैप्टर तुम्हें पता ही है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चल रहा है या कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड्स, सही नहीं हो पा रहा बिल्कुल, कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं सबसे पहले। लो अभी तक सैचुरेटेड कंप्लीट हो गया था, आज अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड में तुम्हारे तीन आते हैं, क्या क्या है वो, एल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं और एल्कीन्स और अल्काइंस ही हैं अभी फिलहाल। तो एल्कीन्स की बात कर लेते हैं पहले। एल्कीन्स की बात करी थी हमने, एल्केन्स का क्या करा था, जनरल फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था, जनरल फॉर्मूला। अब ऐसे ही एल्कीन्स का भी जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यानी कि जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। वहाँ पे क्या था, डबल और उससे दो ज़्यादा, डबल प्लस टू था वहाँ पे। यहाँ क्या है, ओनली डबल है। ठीक है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल इसका जो पहला मेंबर है वो होना क्या चाहिए, CH2। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं। कैसे कंपाउंड्स हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स, क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। कैसे कंपाउंड्स हैं ये, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, इनके बीच में यहाँ कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो अब ये है कि अगर मैं कहूँ कि पहला मेंबर इसका CH2 है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ वन पुट करने से CH2 आ रहा है, लेकिन CH2 पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो एक अकेले कार्बन में डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे। ठीक है, दो कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड लगाने के लिए, इसलिए जो पहला मेंबर है वो होता है इसका, फर्स्ट मेंबर इज इथीन। मिथीन कोई चीज नहीं होती इसके अंदर, मैंने बताया था ना, एक कार्बन वाले को मेथ बोलते हैं, लेकिन ये एक कार्बन का कुछ है नहीं, तो मेथीन नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता कंपाउंड। पहला है एथीन, ETHENE, एथीन। इसमें होते हैं दो कार्बन और उन दोनों कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C। ठीक, तो ये हो गया और डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे H अरेंज कर लो, क्योंकि दो बॉन्ड कार्बन बना चुका है तो सिर्फ दो ही हाइड्रोजन लगेंगे इसके ऊपर, दो और दो चार। डबल बॉन्ड को दो काउंट करोगे ना, तो 1 और 1 2 और 2 और 2 4, ऐसे ही यहाँ पे भी दो ही हाइड्रोजन लग पाएंगे और इसको हम कह सकते हैं C2H4। तो क्या हो जाएगा, पहला इथीन हो जाएगा, ETHENE। वहां पे एन होता था, ये भी रह गई बात, हाँ वहां पे एन होता था, ANE लगाते थे। यहां पे हम सफिक्स यूज करते हैं इन। सफिक्स क्या यूज होता है, इन, ENE। ठीक है, ऐसे ही अगर हम तीन कार्बन वाला देखें तो वो प्रोपीन हो जाएगा, C3H6। C3H6 किसे बोलेंगे, C3H6 बोलेंगे प्रोपीन को। प्रोपीन, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, एक बात याद रखना, डबल बॉन्ड एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाते चले जा रहे हो। तो ये हो जाएगा प्रोपीन, यहाँ पे दो H लग जाएंगे इस पे, यहाँ सिर्फ एक ही H लगेगा। क्यों, क्योंकि तीन बॉन्ड ये बना रहा है पहले से, इसके पास तीन H लगेंगे क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बना रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, C3H6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोपीन कंपाउंड हो जाएगा। ऐसे ही ब्यूटीन हो जाएगा, ऐसे ही पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, C4H8 हो जाएगा ब्यूटीन, CH2CH CH2CH3, ये क्या हो गया हमारा, ब्यूटीन हो गया। ठीक है भाई, तो प्रोपीन और ब्यूटीन। अब मतलब ये सीधे सीधे वो मेंबर्स चल रहे थे, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर। अब ऐसे ही पेंटीन बना लोगे, हेक्सीन बना लोगे, तो ड्रॉ करते रहोगे। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इसके आइसोमेरिज्म पे आ जाते हैं। इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, वहां तो चेन आइसोमेरिज्म हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे होता है पोजीशन आइसोमर्स, ये फॉर्म करते हैं पोजीशन आइसोमर्स। अब वो पोजीशन आइसोमर्स कैसे बनते हैं,
देख लेते हैं। एल्कीन्स में होते हैं पोजीशन आइसोमर्स, होते वो भी स्ट्रक्चरली हैं, स्ट्रक्चरल के अंडर में ही आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही होते हैं। जैसे वहाँ भी हमने लास्ट लेक्चर में आइसोमर्स डिस्कस करे थे, वैसे ही यहाँ भी आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स, इनको हम पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। कैसे आइसोमर्स होंगे? पोजीशन आइसोमर्स होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं पोजीशन आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, अब देखो पोजीशन में क्या होता है कि किसी ना किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही होगी। जैसे चेन में चेन ब्रेक हो रही थी, पोजीशन में पोजीशन चेंज होगी। तो अब इसमें क्या चीज़ है पोजीशन चेंज करने के लिए? कार्बन तो 4 है तो इधर लगा लो, या कोई सा कार्बन कहीं लगा लो। हाइड्रोजन जहाँ जितने हैं उतने ही रहेंगे, उसकी पोजीशन चेंज हो नहीं सकती। डबल बॉन्ड की हो सकती है ना? तो वो भी इथीन में नहीं हो सकती, क्योंकि इथीन में तो भाई 2 ही कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कोई आइसोमर नहीं होगा, आइसोमर फॉर्म ही नहीं करेगा। ऐसे ही जो प्रोपीन है उसके अंदर भी आइसोमर फॉर्म नहीं होगा। तो इथीन और क्यों इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि उठा के यहाँ लेके जाओगे तो वो भी फर्स्ट पोजीशन कहलाएगी। इधर से देखो चाहे इधर से देखो, बात वही होती है। ब्यूटीन में तुम बना सकते हो, ये ब्यूटीन है हमारा, ठीक है। मैं सिंपल बना रहा हूं, इसमें बस वो हाइड्रोजन तो खुद एडजस्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा ब्यूटूइन। क्या हो जाएगा ये? ब्यूटूइन, या फिर इसको हम 2 ब्यूटीन भी कह सकते हैं। ब्यूटूइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड सिर्फ शिफ्ट हो गया सेकंड कार्बन पे। डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया? अब सेकंड कार्बन पे शिफ्ट हो गया, अभी तक वो फर्स्ट कार्बन पे था। तो ब्यूटीन से क्या बन गया? ब्यूटूइन बन गया। ठीक है, ऐसे ही पेंटीन को भी बना सकते हो, पेंटीन के भी आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसके 2 हो गए। पेंटीन को देख लेते हैं इसके बाद। पेंटीन का 5 कार्बन होंगे पेंटीन के अंदर। ठीक है, इसका डबल बॉन्ड अगर शिफ्ट करोगे तो वो भी एक ही बार ही शिफ्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर यहां लेके जाओगे तो वो फिर से सेकंड पोजीशन आ जाएगी। तो ये पेंटीन, ये 2 पेंटीन, या पेंटुइन भी लिख सकते हो इसको। तो ये 2 आइसोमर्स हो गए पेंटीन के भी। ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है। ऐसे हेक्सीन का भी देख लो। चलो हेक्सीन का भी देख ही लेते हैं। हेक्सीन में क्या है? हेक्सीन में 6 कार्बन होते हैं, या थोड़े ज़्यादा 3 आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर वो और भी इसमें चेन आइसोमर्स भी शो हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो तुम लोग खुद बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी लिमिटेड है, तो इतना ज़्यादा डीप में जाना, चलो फिर भी मैं देख लेता हूँ, एक आध बना देता हूँ ना, तुम लोग कहोगे बताया नहीं। तो ये ब्यूटीन है हमारा, एक आइसोमर इसमें ये बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सटूइन, सॉरी ये हेक्सीन है, ये हेक्सटूइन हो गया। इसमें हेक्सथ्रीन भी पॉसिबल है कि तुम डबल बॉन्ड की पोजीशन को 3rd कार्बन पे ले गए। ठीक है, और फिर वो तुम चेन को भी ब्रेक कर सकते हो कि इस कार्बन को उठा के यहाँ लगा लो, इस कार्बन को उठा के यहाँ लगा लो। ठीक है, ये काम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात तुम लोगों के समझ में आ गई होगी किस तरह से इस पे हम। तो यहाँ पे अगर पोजीशन आइसोमर्स देखें तो सिर्फ 3 पॉसिबल हैं हेक्सीन के। इसमें डीप में नहीं जाएगा एग्जामिनर, क्योंकि अभी ये कोर्स में नहीं है हमारे। ठीक है, इतना बस ये लेकिन पता होना चाहिए कि यहाँ पोजीशन भी शो करते हैं ये। तो प्रोपीन तक बस देख लेना, ब्यूटीन तक देख लेना ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे एल्कीन्स हो गए। एल्कीन्स के बाद तीसरे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइंस। कौन से होते हैं? एल्काइंस। तो इसके बाद हम एल्काइंस पे आते हैं। अगर इसका किसी को चाहिए आइसोमर तो मैं एक डाउट क्लास में क्लियर कर दूंगा, जो भी डाउट क्लास अगर लगेगी आगे कभी तुम लोगों को ज़रूरत होगी डाउट की, तो ये वहाँ क्लियर हो जाएगा। अगर इसके आइसोमर तुम्हें और ज़्यादा चाहिए होंगे या एच नहीं समझ में आ रहे हैं किस तरह एडजस्ट करने, तो वो बता दूंगा मैं तुमको। ठीक है, अभी तो एच एडजस्ट कर ही सकते हो, जितना हो पा रहा है उतना कर सकते हो इसमें। ठीक है, और इतना कोई खास ज़रूरत भी नहीं है हमें इसकी। और एच एडजस्ट करना आना चाहिए भाई। 2 बॉन्ड बने हुए तो 1 एच आएगा, 2 एच आएंगे यहाँ पे। तो 3 बॉन्ड बने हुए तो 1 एच आएगा, यहाँ 2 बॉन्ड बने तो यहाँ 2 एच आ जाएंगे। ये भी 2 बनाए हुए तो 2 एच, ये 2 बनाए हुए तो 2 एच, इसने 1 बॉन्ड बनाया तो यहाँ 3 एच आएंगे। टोटल 4 होना चाहिए ना, उस वजह से। ठीक है, आगे आते हैं फिर एल्काइंस पे। जो 3rd टाइप है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कह लो 2nd टाइप है, वो है एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। अभी हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ा, ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं ये।
ट्रिपल बॉन्डेड, ये भी एक कार्बन से पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कहीं बन नहीं सकता। तो ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, इसमें जो सफिक्स लगता है यानी कि बाद वाला नंबर वो होता है आइन, YNE। ठीक, क्या होता है? आइन, YNE, और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो अब जो इसमें पहला मेंबर है वो क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। फर्स्ट मेंबर हो जाएगा यहां पे इथाइन। इथाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा, ये इथाइन हो गया। C2H2 इसका नाम हो जाएगा, सॉरी इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। अच्छा, जनरल फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं। जनरल फॉर्मूला इसका होता है, जैसे अभी वहां CnH2n+2 था, फिर CnH2n था, यहां होता है CnH2n-2, डबल से 2 कम हो जाते हैं। ठीक है, C2, 2 का डबल 4, 4 - 2 2, तो C2H2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही प्रोपाइन बन जाएगा, CH आ जाएगा यहाँ, ये तो कुछ नहीं आएगा यहाँ CH3। यहाँ कुछ क्यों नहीं आया? कोई हाइड्रोजन क्यों नहीं आया यहाँ पे? क्योंकि इसका ये कार्बन चारों बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये प्रोपाइन और इथाइन हो गए, ऐसे ब्यूटाइन हो जाएंगे। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन तुम ऐसे ही चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं पेंटाइन बना रहा हूँ, ये पेंटीन की जगह मैं पेंटाइन कर सकता हूँ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूँ। 2 पेंटाइन कर सकता हूँ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूँ। हेक्साइन कर सकता हूँ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूँ। फिर एक आइसोमर ये फॉर्म हो जाएगा, एक आइसोमर ये फॉर्म हो जाएगा। तो हेक्साइन के ये 3 आइसोमर्स हो जाएंगे, पेंटाइन के वो 2 आइसोमर्स हो जाएंगे, ऐसे ब्यूटाइन के भी 2 आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से पोजीशन आइसोमर्स एल्काइंस भी दिखाता है और एल्कीन्स भी दिखाता है। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि पोजीशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की चेंज हो जाती है। ठीक, बुक में इसके बारे में ज़्यादा नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ ये है कि अगर एक आध का कोई पूछ लिया उन्होंने कि ये किस तरह का आइसोमर है, ये इसका पोजीशन आइसोमर बता दिए एग्जाम में, तो वहाँ कंफ्यूज ना हो इसके लिए तुमको ये पोजीशन आइसोमर का वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आते हैं, ये तो हो गए हाइड्रोकार्बन्स, पहली तरह के कंपाउंड्स कंप्लीट। इसके बाद हम आएंगे हेलो एल्केन्स पे। हेलो एल्केन, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना टॉपिक्स जो हैं, ये जैसे हाइड्रोकार्बन से, ये हाइड्रोकार्बन्स तुम्हारे यहाँ 11th क्लास में जाके पूरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। जब 11 में पहुंचोगे केमिस्ट्री में, अगर भाई साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस तो लोगे ही ना, है ना, तो अगर तुमने केमिस्ट्री ली तो वहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन्स पूरा एक टॉपिक है, और भी चीज़ें आएंगी फिर इसके अंदर, पूरा चैप्टर है एक। ठीक है, तो अब आगे आते हैं इसके बाद। सेकेंड टाइप में आते हैं। पहले हाइड्रोकार्बन्स हो गए, दूसरे होते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, एल्केन तो सुन लिया तुमने, एल्केन क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन कहलाते हैं। हेलो का क्या मतलब है? हेलो वर्ड आया है हेलोजन्स से। कहां से आया है? हेलोजन्स से। हेलोजन्स क्या है? हेलोजन्स ग्रुप 17 एलिमेंट को बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स बने हुए हैं, है ना, ये बात पता होगी। तो उस ग्रुप में जो 17th ग्रुप है, उसमें जो 17th ग्रुप है उसको हेलोजन्स बोला जाता है। तो ये हेलोजन्स वहां के ग्रुप 17th के एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से होते हैं ये? हम जो इसमें लगाएंगे कंपाउंड्स में, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगाएंगे। एस्टेटीन भी होता है वैसे हेलोजन्स में। तो ये 4 हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन्स कहलाते हैं चारों। ठीक है, हेलो की जगह फ्लोरो आ सकता है, हेलो की जगह क्लोरो आ सकता है, हेलो की जगह ब्रोमो आ सकता है, आई की जगह आयोडो आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें पॉसिबल हैं, ऐसा नहीं फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर नहीं कह सकते। जैसे कि CH3Cl। अच्छा, ये बनते कैसे हैं ये भी समझ लो इस बात को। जैसे कि अब ये है CH4 था, इसका मैंने H हटा के एक Cl लगा दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया H की जगह पे Cl लगा के, तो ये बन गया CH3Cl। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, क्योंकि पहले हम क्या लिखते हैं? पहले हेलो लगाते हैं, तो क्लोरो आ गया यहाँ पे हेलो की जगह। मिथेन, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए मिथेन, तो ये क्या हो गया? क्लोरो मिथेन हो गया। ठीक, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमीन से ब्रोमो इथेन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल हैं। CH3F
फ्लोरोमीथेन हो गया। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? हेलो एल्केन्स कहलाते हैं ये। ठीक। अच्छा, यहां पे एक चीज है, ब्रोमोब्यूटेन का आइसोमर पूछा है तुम्हारी बुक में, जहां तक मुझे याद है ब्रोमोब्यूटेन का ही पूछा है। ठीक है, तो ब्रोमोब्यूटेन क्या होगा? ब्यूटेन बना लो पहले तो, CH3 CH2 सब सिंगल बॉन्ड रहेगा, CH2 यहाँ CH3 होना चाहिए, CH2 आ गया और यहाँ लग गया Br एंड में, तो ये क्या हो गया? ब्रोमोब्यूटेन हो गया। 4 कार्बन वाला ब्यूटेन और साथ में लगा हुआ है ब्रोमो, तो ये क्या हो गया? ब्रोमोब्यूटेन। वहां ये पूछा है क्या इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड? हाँ है पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हैं? कि इस ब्रोमीन को तुम शिफ्ट कर सकते हो, यहां ला सकते हो, यहां ला सकते हो, यहां ला सकते हो। ठीक है, तो इस ब्रोमीन को हम कहां ले जा सकते हैं? यहां पे लगा सकते हैं ब्रोमीन को, इस कार्बन पे भी लगा सकते हैं, बात वही रहेगी। तो ये कौन सा आइसोमर दे देगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में है ये। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या फिर तुम इनको पोजीशन आइसोमर्स भी कह सकते हो और स्पेसिफिक होना चाहो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और यू कैन कॉल देम पोजीशन आइसोमर्स। तो मैंने पोजीशन आइसोमर्स भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर पोजीशन आइसोमर्स बोला जाता है इन दोनों को। ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो इस तरह से हम ब्रोमोब्यूटेन का आइसोमर बना सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ क्लोरीन लगा होता तो क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर देते तो उसका भी आइसोमर बन जाता। अगर क्लोरोप्रोपेन है तो भी बन सकता है उसका। तो यहाँ प्रोपेन वाले में भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है प्रोपेन वाले में, ये देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है तुम्हारा CH3 CH2 CH2Cl, क्या नाम होगा इसका? क्लोरोप्रोपेन होगा ये। भाई नाम तो अब समझ में आ गया होगा ना कि पहले हेलो लगाना है फिर एल्केन कर देना है, तो क्लोरोप्रोपेन। बहुत सिंपल है हेलो एल्केन्स। क्या करना है? भाई पहले इसका नाम लिखना है, एल्केन का सी छुपा लो तो वो तो प्रोपेन दिख रहा है, मैं 3 कार्बन का है, सिंपल प्रोपेन है, कोई डबल बॉन्ड इसमें है नहीं। और ये क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरोप्रोपेन हो गया बस। तो क्लोरोप्रोपेन, ऐसे ये ब्रोमोब्यूटेन था, 4 कार्बन का ब्यूटेन, ब्रोमीन लगा दो तो ब्रोमोब्यूटेन। खैर इस पे वापस आते हैं। इसका आइसोमर क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर, यहां पे Cl लगा दो। 2 क्लोरोप्रोपेन इसका पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। अगर तुम चेक करो फॉर्मूला दोनों का सेम है। कैसे चेक कर सकते हो? 3 C हैं, 7 हाइड्रोजन है, C3H7Cl, और ये भी C3H7Cl, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है भाई, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब कि हेलो एल्केन्स के केस में आइसोमेरिज्म थोड़ा सा, जो कि थोड़ा बुक में भी इंट्रोडक्शन दे रखा था जिसका। तो ये हेलो एल्केन्स हो गए, ये समझ में आ गए होंगे। अब जो थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड्स है वो है एल्कोहल्स। इसके बाद जो थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड्स है वो क्या है? एल्कोहल्स। देखते हैं एल्कोहल्स को। एल्कोहल्स में क्या होता है ये तो समझ में आ गए ना। इसमें क्या करते हैं हम? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को हम एल्केन से पहले लगा देते हैं, फिर एल्केन लिखते हैं, है ना। ये हो रहा था इसमें। चलो फिर अब देखते हैं आगे क्या होगा। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का पता कैसे चलेगा तुमको कि कौन सा कंपाउंड एल्कोहल है? ये एल्कोहल कौन से होते हैं? एल्कोहल वो होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ये फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स कहलाते हैं। इवन हेलो एल्केन भी फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, और ट्रिपल बॉन्ड भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। तो ट्रिपल बॉन्ड से तुम एल्काइन पहचानोगे, डबल बॉन्ड से एल्कीन पहचानोगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से तुम हेलो एल्केन पहचानोगे, है ना। वहाँ बहुत सारे आ जाते हैं इसलिए मैंने उसमें वहाँ नहीं बताया था। अब यहाँ पहचानने के लिए क्या है? ये OH। तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पे OH है फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, हेलो एल्केन्स में लिख लेना। हेलो एल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप इस तरह से ये X करके लिख देते हैं, X होता है। डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये
इतनी कोई इतनी इसमें बड़ी बात नहीं थी, यहाँ है लेकिन क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। तो OH जो है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम बोलते क्या है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है ये, ठीक है। तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा और इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। नाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है ये अल्कोहल्स का। मतलब जहां कहीं भी OH लगा होगा वो अल्कोहल्स होंगे, शर्त यह है सिर्फ अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है, वरना OH कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ OH जहां होगा। जैसे अब इसमें होता, इसमें सफिक्स क्या होगा, नेमिंग देख लेते हैं पहले थोड़ी सी। सफिक्स होता है ऑल, जैसे वहां क्लोरोब्रोमो आयोडो लग रहा था, उसमें इन लग रहा था, आइन लग रहा था, एन लग रहा था, वैसे ही यहां क्या होता है, यहां होता है ऑल, OL लग जाता है, ठीक है। जैसे मैंने मीथेन का एक हाइड्रोजन हटाया और वहां पे OH लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, मेथेनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेथेनॉल। या यूपीएससी नेमिंग है सब, सारी जो हम लिख रहे हैं यूपीएससी नेमिंग है, जहां कॉमन नेम की जरूरत पड़ेगी वहां मैं बताता रहूंगा कि कॉमन नेम किस किस का जरूरी है, किस किस का एग्जाम में आ जाता है। तो ये मेथेनॉल हो गया। ऐसे ही अगर दो हाइड्रोजन आ जाएं, सॉरी दो कार्बन आ जाएं और उसमें OH लगा हो तो एथेनॉल हो जाएगा। दो कार्बन वाले को एथ बोलते हैं ना, एथेनॉल, मिथेनॉल। ऐसे तीन कार्बन वाला क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। फिर ब्यूटेनॉल हो जाएगा अगर चार कार्बन हो तो, पांच हो तो पेंटेनॉल हो जाएगा, छह कार्बन लगे हो उसके साथ OH लगा हो तो हेक्सेनॉल हो जाएगा, है ना। तो ये सब हो गए अल्कोहल्स के एग्जाम्पल या अल्कोहल्स के मेंबर्स। पहला मेंबर जिसमें मेथेनॉल है, दूसरा एथेनॉल है, तीसरा प्रोपेनॉल है। ये सब क्या है, IUPAC नेम्स हैं किसके, इन अल्कोहल्स के। ये सब अल्कोहल्स की कैटेगरी में आ गए। अल्कोहल्स के IUPAC नेम है मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरह से, ठीक। अब इसका कॉमन नेम भी होता है भाई, इनके कॉमन नेम्स भी होते हैं। मेथेनॉल का कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल। सबका एक सा है इसलिए मैं एक साथ लिख रहा हूं, वरना अलग अलग बताता कंपाउंड का। जिसका मैंने पीछे बताया है वो ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, ये इसके कॉमन नेम। ऐसे ही ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, इसमें सारे सेम होते हैं, यहाँ लॉजिकल है थोड़ा सा इसका जो कॉमन नेम है अल्कोहल्स का, ठीक है। तो ये तुम्हारे कॉमन नेम्स हो गए, तुम्हारे IUPAC नेम्स हो गए। अल्कोहल के केस में स्ट्रक्चर ये बने हुए हैं। थोड़ा सा आइसोमेरिज्म पे नजर डाल लेते हैं। ये भी पोजीशन आइसोमर्स शो करते हैं, चेन भी शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा था ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन, वैसे ही हम इस ब्रोमीन को हटा के यहाँ पे लगा देंगे OH, तो इनके भी पोजीशन आइसोमर्स बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल, है ना, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल, और इसमें हम यहां लगा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2ऑल या फिर 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। सेकंड पोजीशन पे OH लग गया तो ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल। ऐसे ही क्लोरीन में भी, सॉरी प्रोपेन में भी हो जाएगा। प्रोपेन में अगर मैं OH लगा दूं यहां तो ये प्रोपेनॉल हो गया, और यहां पे अगर मैं OH लगा दूं तो ये 2 प्रोपेनॉल हो गया। क्या हो गया, ये 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए इसके आइसोमर्स। थोड़ा यहां लिख देना आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। चेन भी बना सकते हो इसके, चेन वाले में जाएंगे नहीं वो, इसलिए मैं इस चेन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। यहाँ बनाने को बना सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, चेन भी बन जाएगा, ठीक है। तो 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल एक दूसरे का आइसोमर हो गए, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स हो गए, है ना। 1 2 1 2 कर लेना वरना सब एक सा लगेगा। ये 1 2 और ये 1 2, ठीक है। ये दोनों ब्यूटेनॉल के आइसोमर, ये दोनों प्रोपेनॉल के आइसोमर। तो यहां पे OL लगता है अल्कोहल्स में, मतलब नाम में OL लगता है, वैसे होता OH है इसके। अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो OH लगा होगा और नाम होगा ऑल लग जाएगा, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ये सब हो जाएंगे। तो ये हमारा अल्कोहल्स हो गया। अल्कोहल्स के बाद आते हैं एल्डिहाइड्स।
क्या आते हैं? एल्डिहाइड्स। ये अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 4 कंपाउंड्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप वाले कहलाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अब इसके बाद एल्डिहाइड्स में आते हैं। अच्छा, एल्कोहल्स को हटा दो, जो अब हम 3 पढ़ने जा रहे हैं वो तीनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन देम। ठीक है, तो अभी 3 क्लास और बची हैं कंपाउंड्स की, वो तीनों ही क्या कहलाते हैं? 3 जो बची हैं कौन कौन सी? एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स हैं उसके बाद, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? ये तीनों ही कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। CARBONYL, कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्यों कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से ये कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? ये, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है, C डबल बॉन्ड O को। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स में C डबल बॉन्ड O के साथ प्रेजेंट होता है H, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसे हम CHO भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पे क्या लिखते हैं? CHO। और जो इसका सफिक्स होता है, सफिक्स क्या होता है इसका? सफिक्स होता है अल। सफिक्स अल होता है। इसमें कंपाउंड्स क्या क्या हो जाएंगे? मैथेनल हो जाएगा, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। यहाँ ऑल था, यहाँ अल लग जाता है। क्या देखोगे तुम? CHO देखोगे, और ये देखोगे कि ये लास्ट कार्बन पे लगता है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और अभी। तो ये मैंने अभी क्या बोला कि ये लास्ट वाले कार्बन पे लगता है। CHO ग्रुप जो है ये लास्ट कार्बन पे लगता है भाई। ठीक, जैसे पहला मेंबर जो है वो, ये इसका पहला मेंबर हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे इसको, इसका नाम होगा मेथेनल। क्या नाम होगा? मेथेनल। IUPAC नेम है इसका मेथेनल। IUPAC की फुल फॉर्म नहीं बताई तुम लोगों को मैंने, जैसे पता तो होगी तुम लोगों को, होनी चाहिए इस लेवल पे आके। तो IUPAC की जो फुल फॉर्म होती है वो लिख लेना कहीं साइड में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे? खैर हम एल्डिहाइड की बात कर रहे थे। उसमें पहला एल्डिहाइड ये है, जिसको हम HCHO भी लिख सकते हैं। नाम इसका मेथेनल होता है। ठीक, और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की, जो कि एथेनल होगा। एथेनल में क्या होगा? 2 कार्बन होंगे, CH3, और लास्ट कार्बन पे ये C डबल बॉन्ड O और H लग जाएगा। हमेशा लास्ट कार्बन पे ही लगेगा, बीच वाले कार्बन पे कभी नहीं लगेगा। लास्ट या पहले पे, या तो पहले कार्बन पे लगा दो C डबल बॉन्ड OH को, या फिर लास्ट कार्बन पे लगा दो। देखो एग्जाम में क्वेश्चन एक और तरीके से आता है। एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि ये फंक्शनल ग्रुप दे दिया तुमको CHO लिख के या ये लिख के, और पूछा कि ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, या फिर हेलोएल्केन्स का। तो ये किसका है? एल्डिहाइड्स का। इसलिए याद रखना देख के कि कौन सा किसका फंक्शनल ग्रुप है। बहुत कंफ्यूजिंग है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के मिला के। ठीक है, इसका ये ध्यान से समझ लेना। ये थोड़ा सा ये अजीब सा बन गया है यहाँ पे। ठीक, तो ये जो है तुम्हारा ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? एल्डिहाइड्स का। तो ये इथेनल हो गया। इथेनल के बाद
प्रोपेनल हो जाएगा तीसरा, CH3 CH2 दो कार्बन ऐसे ही लिखेंगे, तीसरे पे अपना फिर वही हम फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनल। अच्छा, यहां पे दो के कॉमन नेम तुम्हें याद रखने हैं, पहले और दूसरे कंपाउंड के, इंपॉर्टेंट है दोनों के कॉमन नेम। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोला जाता है इसको, फॉर्मल्डिहाइड। इसको बोला जाता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है भाई, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड बोला जाता है। मिथेनल को फॉर्मल्डिहाइड और इथेनल को एसिटल्डिहाइड, ये इन दोनों के हो गए कॉमन नेम्स। तो ये तुम्हारे हो गए क्या, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में क्या खास बात हुई कि अल लगता है, और दूसरी बात ये कि सी डबल बॉन्ड ओ एच जो है वो, सी डबल बॉन्ड ओ और एच साथ में, वो कहाँ लगता है, लास्ट कार्बन पे, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बात बताई थी कि इसको हम HCHO भी लिख सकते हैं, वैसे इसको हम CH3CHO लिख सकते हैं, इसको CH3CH2CHO लिख सकते हैं। इन शॉर्ट बात ये है कि ये सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड OH को हम शॉर्ट में CHO बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, एल्डिहाइड्स के बाद हम आते हैं कीटोन्स में। ठीक, एल्डिहाइड्स के बाद आएंगे हम कीटोन्स में। इसके बाद दूसरा जो कंपाउंड है, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है कीटोन्स। कीटोन्स डिस्कस कर लेते हैं। कीटोन्स में आते हैं। अब कीटोन्स में यहां क्या खास बात है, कीटोन्स में यह खास बात है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये सी डबल बॉन्ड ओ होता है, इस तरह से, सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ। और ये इधर उधर क्या होगा, फिर इसके इधर उधर लगी होगी कार्बन की चेन, यानी कि कीटोनिक ग्रुप जो है वो हमेशा दो कार्बन के बीच में आएगा। एल्डिहाइड की खास बात क्या थी कि वो लास्ट कार्बन या पहले कार्बन पे आएगा। कीटोन की खास बात यह है कि वो दो कार्बन के बीच में आएगा। ठीक है, कीटोन जो है वो दो कार्बन के बीच में आता है हमेशा। जैसे कि तो यहां पे कोई पहला दूसरा मेंबर जो है वो पहले एक कार्बन से और दो कार्बन से कभी नहीं बन सकता, हमेशा तीन कार्बन से बनेगा पहला मेंबर, और वो होगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। क्योंकि इसको घेरने के लिए दो कार्बन तो चाहिए ना, तो टोटल हो गए तीन। तो ये तीन कार्बन का कंपाउंड बनता है, इसका नाम होता है प्रोपेनोन। क्या नाम होता है, प्रोपेनोन। ये फंक्शनल ग्रुप भी याद रखना है, ये फंक्शनल ग्रुप भी पूछ सकते हैं तुमसे कि ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, कीटोन का है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेनोन हो गया। इसको हम क्या लिखते हैं, सफिक्स क्या है कीटोन्स का, ओन। सफिक्स क्या है, ओन, ONE, और सी डबल बॉन्ड ओ लगा होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है इसका। तो ये फंक्शनल ग्रुप है इसका। ठीक है भाई, तो पहला मेंबर प्रोपेनोन हो गया, ये इसका IUPAC नेम है। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एसीटोन है इसका कॉमन नेम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा मेंबर ये हो जाएगा इसका, इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनोन। चार कार्बन है और सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है बीच में, दो कार्बन के बीच में, तो ये हो गया ब्यूटेनोन। किसी भी दो कार्बन के बीच में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम बीचों बीच में हो ये। ठीक है, पेंटेनोन में ये तीसरे कार्बन पे भी हो सकता है, दूसरे कार्बन पे भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो अब याद रखना, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन हो सकती है कि ये क्या है और ये क्या है। इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, इसको और इसको, प्रोपेनोन और प्रोपेनल को। ठीक है, तो प्रोपेनोन और ये कीटोन समझ में आ गए ना। कीटोन्स में क्या है कि दो कार्बन के बीच में लगेगा डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ हमेशा, और पहला होगा उसमें प्रोपेनोन और उसके बाद ब्यूटेनोन। और ये इसका कॉमन नेम जरूर याद रखना, प्रोपेनोन का उसको एसीटोन बोला जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है ये। क्वेश्चन इसी तरह से आया था एक बार, नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसका वो कोई कीटोन है तो उसका कॉमन नेम बताइए, तो वो एसीटोन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है। तो अब ये ब्यूटेनोन हो गया हमारा। अब मैं यहां पे तुमसे कह रहा हूं कि प्रोपेनोन और प्रोपेनल को देखो जरा, कुछ खास बात नजर आ रही है दोनों में। ये तुम्हारा प्रोपेनोन है, ठीक, ये प्रोपेनोन है, इसे प्रोपेनोन बोल रहे हैं। ये तुम्हारा प्रोपेनल है।
प्रोपेनोन और प्रोपेनल को देखा जाए, अगर मैं इसके कार्बन गिनूं तो 3, यहां भी 3, हाइड्रोजन गिनूं तो 6, यहां भी 6 और ऑक्सीजन 1। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला निकल के आया मेरे पास, मतलब पूरा फॉर्मूला अगर मैं इसका निकालूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो आया C3H6O। और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आया C3H6O। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसलिए नाम भी डिफरेंट, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है तो ही नाम डिफरेंट हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा एल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन, लेकिन फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि प्रोपेनल और प्रोपेनोन दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और उसमें जैसे हमने पोजीशन और वहां पे वो बताए थे, स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं ये पोजीशन और चेन, वैसे ही स्ट्रक्चर के अंदर एक और आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। स्ट्रक्चर सेम और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। यहां एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO, यहां कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है CO। तो दोनों कैसे आइसोमर्स हो गए? दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, या फिर सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कह सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दो ऐसे कंपाउंड है जो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। दो डिफरेंट ग्रुप के कंपाउंड्स ऐसे कौन से हैं जो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम यहां एक पॉइंट लिख लो कि प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर फंक्शनल आइसोमर्स या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के प्रोपेनल और प्रोपेनोन क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तुम्हारा कीटोन्स कंप्लीट हो गया। लास्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लास्ट कार्बोनिल कंपाउंड भी है, लास्ट फंक्शनल ग्रुप भी है यहां पे, और लास्ट कैटेगरी भी है कंपाउंड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इनका सफिक्स क्या होगा, इसमें कहां क्या लगता होगा ये देख लेते हैं। तो इनका जो सफिक्स है वो सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है ओइक एसिड। और जो फंक्शनल ग्रुप है तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH। COOH भी लिख देते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से भी लिख देते हैं COOH, ये भी लिख देते हैं इसको। ठीक, ओइक एसिड। अब देखो तीनों बल्कि चारों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। एल्कोहल्स में OH लग रहा था, एल्डिहाइड में CHO था, कॉपीज में लिखा होगा तुम्हारी, देख सकते हो, मैच कर सकते हो। कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O था, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड O के साथ OH है, लेकिन यहाँ तो थोड़ा थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल कि कौन सा क्या है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर पहले नहीं करी है तो। पहले करी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसमें हम पहले कंपाउंड पे आते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ये 3 के साथ बनेगा, 2 के साथ बनेगा, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन पे लगता है, और लास्ट पोजीशन लास्ट पे या पहली पे लगता है, जैसे एल्डिहाइड्स लगते थे। तो पहला जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OOH। इसको हम क्या बोलेंगे? मेथेनोइक एसिड बोलेंगे, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मेथेनोइक एसिड। मैंने बताया ना ओइक एसिड लगता है इसमें, तो IUPAC नेम इसका हो गया, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए मेथेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ऐसे ही 2 कार्बन अगर ले लिए जाएं, CH3 ले लिया और C डबल बॉन्ड OOH ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, जो विनेगर में यूज होता है। एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ रहे थे जब बताया था, एथेनोइक एसिड। ठीक है, और इसको हम CH3COOH भी लिख सकते हैं, और इसे हम HCOOH भी लिख सकते हैं।
ठीक है, और इन दोनों के कॉमन नेम भी हैं। क्या कॉमन नेम होंगे इन दोनों के? इसका होता है फॉर्मिक एसिड, याद रखनी है ये बात, फॉर्मिक एसिड, और इसका होता है एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड, जो विनेगर में पाया जाता है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा एसीटोन बता दिया ना मैंने, हाँ बता दिया, प्रोपेनोन को एसीटोन बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे कौन से कंपाउंड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गई है, ठीक है, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स ले लिया। ऐसे आगे प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, बहुत सारे लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं इनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो कहते ही हैं। तो ये कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि पहले ये माना जाता। अच्छा ये बात तो एक बात शुरू में रह गई, चलो यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया हमारा, इसके बाद आगे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से क्वेश्चन यही आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप दिखा के पूछ रहे हैं ये किसका है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा किसका है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं वो इस चैप्टर में, बस इतना दिया हुआ है कौन सा ग्रुप किसका है, ठीक है। तो अब यहाँ हम आगे आते हैं, क्या बात करेंगे, जो मैं कह रहा था कि कार्बन कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल सब्सटेंस से ड्राइव होके मिले, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं कार्बन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि पहले ये माना जाता था कि कार्बन कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही पाए जाते हैं, और या फिर वो नेचुरली ही ऑब्टेन करे जा सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स, उनको आर्टिफिशियली या सिंथेटिकली प्रिपेयर नहीं करा जा सकता। लेकिन इस बात को गलत प्रूफ करा, ये एक थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से थ्योरी थी, कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, सब लिविंग थिंग्स में ही पाए जाते हैं या नेचुरली ही पाए जाते हैं, नेचुरली ही अकर होते हैं, उनको हम सिंथेटिकली लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच वोलर ने इस बात को गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने एक सिंथेटिक कंपाउंड प्रिपेयर करा लेबोरेटरी में, ठीक है। तो हम यहाँ, ये हो गया हमारा ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बात हमने कर ली। तो अब इसमें हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट सिंथेटिक कंपाउंड, वाइटल फोर्स थ्योरी वगैरह इतना लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सिंथेटिक कंपाउंड या फर्स्ट सिंथेटिक कार्बन कंपाउंड was prepared by, ये बात लिख लेना, was prepared by फ्रेडरिच वोलर। फ्रेडरिच वोलर ने प्रिपेयर करा था पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को हीट करके, ठीक है। NH4CNO को हीट करके उन्होंने क्या बनाया था? यूरिया बनाया था, NH2C डबल बॉन्ड ONH2। ये यूरिया का स्ट्रक्चर होता है या यूरिया का फॉर्मूला कह लो। किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट से, AMMONIUM, अमोनियम साइनेट को हीट करके उन्होंने क्या बनाया था? यूरिया फॉर्म करा था, बल्कि एक्सीडेंटली ये फॉर्म हो गया था उनसे, ये कह सकते। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रेडरिच वोलर ने प्रिपेयर करा, उसका नाम था यूरिया, जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा, कुछ थियोरेटिकल बातें थी। अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, होमोलोगस सीरीज। क्या है? होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज में क्या क्या बात है, ज्यादा कुछ इतना वो नहीं है, उसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखते हैं होमोलोगस सीरीज के, क्योंकि होमोलोगस सीरीज हम पढ़ चुके, होमोलोगस सीरीज हम पढ़ चुके, सारी होमोलोगस सीरीज पढ़ ली हमने। पढ़ी नहीं पढ़ी अभी? नाम नहीं बताया था, बस मैंने पढ़ हम रहे थे होमोलोगस सीरीज। जैसे एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज थी, सबसे पहले लास्ट क्लास में एल्केन्स की पढ़ी थी। मिथेन आया था, इथेन आया था, प्रोपेन आया था, ब्यूटेन आया था, ये सब किस में आ रहे थे? एल्केन्स में आ रहे थे। तो एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज हो गई। फिर एल्कीन्स में भी एक होमोलोगस सीरीज थी, एल्कीन्स की इथीन था, प्रोपीन था, ब्यूटीन था, पेंटीन था, है ना।
तो ये सब किसके, एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज हो गई, देन एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज थी, तो इसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, जितनी भी सीरीज थी, ठीक है, जिनमें जनरल फॉर्मूला एक सेम फॉलो कर रहे हो कोई भी कंपाउंड, वो बोली जाती है होमोलोगस सीरीज। तो हम क्या कह सकते हैं, अ सीरीज इन विच ऑल कंपाउंड्स आर फॉलोइंग अ सेम जनरल फॉर्मूला। जैसे एल्केन्स में वो CnH2n+2 फॉलो कर रहे हैं, एल्कीन्स में CnH2n फॉलो कर रहे हैं, है ना, इन सब में भी कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे हैं वो, ठीक है। जैसे कि अगर एल्डिहाइड, तुम पूछने लगोगे आपके एल्डिहाइड में क्या होता है, तो एल्डिहाइड में CnH2n क्या हो जाएगा, CnH2n+1 CHO हो जाएगा, है ना, CHO लगता है ना, वैसे इसमें CnH2n+1 COOH हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से है। अब आगे आते हैं, मैं होमोलोगस सीरीज के बारे में थोड़ा लिखवा दूं पहले तो मैं homologous series, a series of compound in which all compounds follow the same general formula, follow the same जनरल फॉर्मूला, जिसमें वो सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे होंगे, ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच ऑल कंपाउंड्स फॉलो द सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम लिखेंगे ऑल कंपाउंड्स ऑफ अ सीरीज, किसी एक सीरीज के सारे कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ऑल कंपाउंड्स ऑफ अ सीरीज या ऑफ स्पेसिफिक सीरीज कह सकते हो, ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज कह लो, चलो ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज, जैसे मतलब एल्कीन्स की सीरीज है तो उनकी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सारे कंपाउंड्स की सेम होंगी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट ये कहेगा कि अगर तुम उन कंपाउंड्स को देखो तो उसमें एक तुम्हें डिफरेंस मिलेगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। कैसे मिलेगा, मैं तुम्हें से प्रूफ कर दूं, थोड़ा सा प्रूफ क्या करना है देख के समझ में आ जाएगा। जैसे CH4 पहला कंपाउंड है अल्केन की होमोलोगस सीरीज का, दूसरा है C2H6 यानी कि इथेन, फिर C3H8 प्रोपेन, है ना। तो इन सब में अगर हम फर्क देखें तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है इन दोनों में, एक कार्बन ज्यादा हो गया 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए। ऐसे यहाँ एक कार्बन ज्यादा हो गया 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए। ऐसे नीचे जाओगे तो उसमें भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे एल्कीन्स में भी देखोगे तो वहां भी पूरी सीरीज में तुम्हें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा दिखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स have a difference of 1 carbon and 2 H atoms, ठीक है। या ब्रैकेट में लिख सकते हो CH2 का डिफरेंस होता है इनमें। किसका होता है, CH2 का, ठीक। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर CH2 का डिफरेंस है तो उनके मॉलिक्यूलर मासेस में कितना डिफरेंस होगा, 16 का डिफरेंस होगा। चाहो तो देख लो, CH4, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं इसको, C2H6 C3H8, अगर इसका मास कैलकुलेट करोगे मोलर मास 16U आएगा, इसका 30U आएगा, इसका 44U आएगा। कितना डिफरेंस हो रहा है, 14 का हो रहा है। क्यों 14 का हो रहा है, क्योंकि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं ना। कार्बन का मास 12 12, हाइड्रोजन का 1, 12 + 2 कितना हो गया 14, तो 14 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स हैव a difference of 14U in their molecular masses। तो मॉलिक्यूलर मासेस में कितना डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। तो
तो ये हो गई तुम्हारी होमोलोगस सीरीज और होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट बचा हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा लंबा है, कुछ इस क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। ये सब क्लियर हो गया होगा। होमोलोगस सीरीज में रब कर देता हूँ। होमोलोगस सीरीज समझ में आ गई होगी, ऐसी सीरीज जिसमें कंपाउंड्स एक ही जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, वो सीरीज कहलाती है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल रिएक्शंस ही हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में जो पहला रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हैलोजनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं इसको हम? हैलोजनेशन, क्योंकि हम इसको अभी हैलोजन से ही रिप्लेस करा रहे हैं। हैलोजन मतलब क्या बताया था? हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन्स होते हैं, है ना। तो ये हैलोजनेशन होता है, यानी कि क्लोरीनेशन हो गया, आयोडिनेशन हो गया, फ्लोरिनेशन हो गया, तो ये कंपाउंड्स। ठीक, तो अब यहां पे हम देखते हैं, जैसे CH4 है, मीथेन, करेंगे क्या हम? किसी हैलोजन से इसको सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आता होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ये चीज यहां रखी थी, इसको मैंने यहां से उठाया, यहां कर दिया, दोनों की जगह एक्सचेंज कर दी एक तरह से, है ना। मतलब या इसने जाके इसकी जगह ले लिया। अभी वाला मार्कर हाथ में था मेरे, अब मैंने इसको अपने पास से हटाया, अब मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? किसी एक की जगह दूसरी चीज जाके ले ले, वो सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो अब इसको हम रिएक्ट कराएंगे अगर क्लोरीन से, तो ये क्लोरीन क्या फॉर्म कर देगा? क्लोरोमीथेन फॉर्म कर देगा ये। ठीक है, H हटा के हम यहां क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। भाई ये 4 H थे इसके पास, एक H हटाएंगे और यहां Cl लग जाएगा, ये क्या बन गया? क्लोरोमीथेन बन गया, प्लस HCl। ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। लाइट का रोल क्या है इसमें, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लाइट क्या करती है, किस तरह से क्लोरीन को ब्रेक करती है, फिर क्लोरीन जाके अटैक करता है। तो बहुत लंबा स्टेप है, अभी से हम इतना समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन हटाया और यहाँ क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, सिंपल। ठीक, अब इसको अगर तुम फर्दर और एक्सिस में ले लो, या CH3Cl को ही तुम रिएक्ट करा दो क्लोरीन से दोबारा, तो क्या होगा? एक और यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा और ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर इस CH2Cl2 को ले लो, CH2Cl2 को रिएक्ट करा दो क्लोरीन से, ये CHCl3 फॉर्म हो जाएगा प्लस HCl। मतलब क्या कर रहे हैं? पहले एक H हटाया, क्लोरीन लगाया, नेक्स्ट स्टेप में उसको रिएक्ट कराया तो एक और H हट गया, फिर एक और H हट गया, अब लास्ट वाले में एक और H हट जाएगा, ये सीधा CCl4 बन जाएगा। ठीक है, CH3 CHCl3 को Cl2 से रिएक्ट कराओगे तो सब लाइट की प्रेजेंस में होगा, ये क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस HCl। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन है ये, है ना। ये बात तो याद ही होगी, क्लोरोमीथेन है, एक क्लोरीन है, इस पे क्लोरोमीथेन है। ये क्या है? डाइक्लोरोमीथेन है। ये ट्राइक्लोरोमीथेन है। ये टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड कह सकते हो इसको। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये 4 कंपाउंड्स हैं हमारे जो बन रहे हैं रेगुलर सब्स्टिट्यूशन के दौरान। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एडिशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया कि एक चीज को दूसरी चीज रिप्लेस कर रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही था। एडिशन देख लेते हैं अब। सेकंड है एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और वो उसको सैचुरेटेड बना देता है। यहां पे हम क्या कह सकते हैं? एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर एल्काइन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले एल्कीन में फिर एल्केन में करके। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो अनसैचुरेटेड हमारा हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्कीन, जैसे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, इन तीन में से कोई भी एक मेटल कैटलिस्ट यूज हो सकता है। यहां हम क्या करेंगे? फिर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, ये इथीन से बन जाएगा इथेन। इथीन अनसैचुरेटेड था, इथीन से क्या बन गया? ये इथेन बन गया। ठीक है, इसकी कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी हैं। क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसकी? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हाइड्रोजनेशन, और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। ये बात भी याद रखना कि ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन भी कहलाता है, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। वो डालडा घी वगैरह आते हैं, वो इसी से बनता है। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल में भी, वेजिटेबल ऑयल, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड C और यहां पे ये R। ये R क्या है? ये अल्काइल ग्रुप है, बड़े बड़े अल्काइल, मतलब इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सब हो सकता है। इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन्हीं तीनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, NiPT या PD की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? ये एल्कीन से एल्केन बन जाता है। थोड़ा बड़ा एल्केन होगा, ये थोड़ी बड़ी एल्कीन होगी। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप बड़े बड़े लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये बन गया तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, इसको हम वेजिटेबल घी बोल सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इसका, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। क्वेश्चन एक बार आ चुका है ये कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में कौन सा रिएक्शन यूज होता है या कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी यूज होती है? तो ये एडिशन रिएक्शन वाली यूज होती है। ठीक है, इसमें सब चीज कैटलिस्ट वेटलिस्ट सब चीज याद रखना है इसकी। ये वेजिटेबल घी कहलाएगा, नीचे लिख लेना इसके या ऊपर ही लिख लेना। ठीक है, तो इतने ही रखेंगे इसको। कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और फिर कुछ सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ही बचा हुआ है ये, इसको खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।